सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सोशल साइंस विषय के 2024 के पेपर के सोल्यूशन को, यानी कि आज की इस क्लास में पूरा का पूरा आपका 2024 का जो पेपर है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों से। क्वेश्चन नंबर 1 है, आत्मा राम पांडुरंग ने किसकी स्थापना की थी? तो आत्मा राम पांडुरंग ने, देखिए यहाँ पर प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, हरिजन समाज और इनमें से कोई नहीं दिया है। तो राइट आंसर है प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्मा राम पांडुरंग ने। जबकि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। और दलितों को हरिजन नाम से किसने पुकारा था सबसे पहले? तो महात्मा गांधी जी ने उनको ये नाम दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक या पट्टाभी सीतारमैया? राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया था, दिल्ली चलो। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? दोस्तों, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तो बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 1950 से पूर्व होलकर राज्य की राजधानी थी ग्वालियर, आगरा, इंदौर या फिर मैसूर? दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इंदौर, ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, टाटा नगर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जमशेदपुर, नागपुर, सोनभद्र या भिलाई? तो जमशेदपुर में टाटा का बहुत बड़ा स्टील का प्लांट है, तो जमशेदपुर टाटा नगर के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नरौरा प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, हम सभी को पता है कि परमाणु विद्युत केंद्र है यहाँ पर और ये हमारे उत्तर प्रदेश में ही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, भृगु मंदिर किस जिले में स्थित है? दोस्तों, हमारे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोंडा, मिर्जापुर, बस्ती और बलिया यहाँ पर ऑप्शन में है, राइट आंसर बलिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, देवा शरीफ किस जिले में स्थित है? सहारनपुर, बाराबंकी, बहराइच या लखनऊ? तो राइट आंसर है बाराबंकी जिले में देवा शरीफ स्थित है और हर साल यहाँ पर मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? ऑलरेडी अगर आपने सारे के सारे बहुविकल्पी या लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ा होगा सीरीज के, तो आपको इसका आंसर पता होगा। चौरी चौरा कांड हुआ था हमारे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। और कब हुआ था? 1922 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिरोज शाह मेहता? राइट आंसर है व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का जो गठन है ये किया था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस एक सच्चे देशभक्त थे और इन्होंने हमेशा देश की आजादी की लड़ाई के लिए हमेशा अपना एक अहम योगदान दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, उत्तर प्रदेश कितने मंडलों में विभाजित है? उत्तर प्रदेश में हमारे कितने मंडल हैं? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों टोटल 18 मंडल है। जैसे कि हमारा बस्ती जिला है, तो बस्ती जिले में बस्ती, सिद्धार्थ नगर और संत कबीर नगर, ये तीनों मिलकर के बस्ती पूरा एक मंडल कहलाएगा, बस्ती मंडल। तो इस तरीके से टोटल 18 मंडल है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? बीरबल साहनी, जगदीश चंद्र बसु, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन या हरगोविंद खुराना? तो राइट आंसर है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हम भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं। और अगर केवल एग्जाम में पूछता हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग, लेकिन भारत में यहाँ पर पूछा है तो इस वजह से एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 14 है, यूरेनियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? तो बांदा, ललितपुर, कौशाम्बी या प्रयागराज? दोस्तों, राइट आंसर है ललितपुर जिले में पाया जाता है। और ऑलरेडी ललितपुर जो जिला है इसके जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम है, पूरे प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ललितपुर ही है। यानी कि प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में सबसे कम लोग कहाँ पर रहते हैं? तो ललितपुर में ही रहते हैं। ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जनपद में निवास करती है? आगरा, अलीगढ़, बिजनौर या हरदोई? तो दोस्तों, राइट आंसर है बिजनौर जिले में। ब से बुक्सा, ब से बिजनौर, बहुत ही आसान है याद रखना आपके लिए। ये बिजनौर जिले में छोटी छोटी बस्तियां बना करके ये लोग रहते हैं।
अब इसके बाद यहाँ से अति लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो 1857 की क्रांति एक सिपाही विद्रोह के रूप में बैरकपुर यानी कि पश्चिम बंगाल छावनी के सिपाही मंगल पांडे के विद्रोह से होती है, जो धीरे धीरे उत्तर भारत के व्यापक क्षेत्र में फैल जाती है। इस क्रांति का नेतृत्व दिल्ली का शासक बहादुर शाह जफर करता है, यानी कि बहादुर शाह जफर को सभी लोगों ने इस क्रांति का नेता बनाया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों, वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। सन 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई, बाद में जिसका मुख्यालय लाहौर में बनाया गया। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया और सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब राज्य के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित जलियांवाला बाग में ब्रिगेडियर जनरल रोजिनॉल्ड एडवर्ड डायर द्वारा निहत्थे लोगों पर गोलीबारी करवा करके किया गया था, जिससे बहुत सारे लोगों की, निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो दोस्तों, गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया, जो कि गोरखपुर जिले के चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 तक चला था। यानी कि 4 फरवरी 1922 के बाद कहीं कहीं दोस्तों 5 फरवरी भी आपको किताब में देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जो तरीके से चौरी चौरा कांड है, यहाँ पर ये रुक गया था क्योंकि इस घटना में बहुत ज्यादा हिंसा हुई थी और गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 20, भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा व राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं, जबकि उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सीटें तथा विधान परिषद में 100 सीटें। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। और अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात करें हम, तो 403 सीटें हैं और विधान परिषद में 100 सीटें हैं। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, चिपको आंदोलन का किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप सिंपली इतना लिखना कि जो चिपको आंदोलन है, इसका जो महत्वपूर्ण योगदान है वो पर्यावरण के क्षेत्र में रहा है और वन संरक्षण के क्षेत्र में रहा है। वन संरक्षण मतलब वनों को बचाना। वन संरक्षण के क्षेत्र में गांधीवादी सुंदरलाल बहुगुणा जी द्वारा शुरू किया गया था। ये चिपको आंदोलन एक अहिंसक आंदोलन था, जो वर्ष 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली जिले, जो कि अब उत्तराखंड में है, ठीक है, अब ये उत्तराखंड में चला गया, तो अब यहाँ पर हम इसको उत्तराखंड ही लिखेंगे, उत्तराखंड में शुरू किया गया था। इस आंदोलन का नाम चिपको यानी कि पढ़ने का प्रमुख कारण है वृक्षों का लोगों द्वारा आलिंगन करके पेड़ों को कटने से बचाना। यानी कि चिपको मतलब चिपक करके वो पेड़ों को कटने से बचाते थे। चिपको आंदोलन का नारा था, पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, यानी कि जो हमारा पर्यावरण है इसके साथ ही हमें मिलकर के आगे बढ़ना है, वनों के साथ ही मिलकर के आगे बढ़ना है, वनों को काट करके नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं हम? तो प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस मनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्तर प्रदेश में सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ललितपुर है। याद रखिएगा, इसका जो जनसंख्या घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर में 242 लोग, मात्र 242 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत कला भवन कहाँ है? तो ये कहाँ है? वाराणसी में है, वाराणसी में है, ठीक है, या बनारस भी आप लिख सकते हो, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इसे बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सूचना का अधिकार भारत में कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार नियम 12 अक्टूबर 2005 से लागू हो गया है। यह लोक प्राधिकरणों पर लागू होगा। सूचना के अधिकार को 15 जून 2015 को अधिनियमित किया गया था। तो दोस्तों, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको आपको जानने की जरूरत नहीं है। आपको बस केवल यहाँ पर जो मेन चीज है आपको वो जानना है, इसकी कोई जरूरत नहीं है कि कब लागू किया गया हमारे देश में। तो आपको इतना जानने की जरूरत है कि 12 अक्टूबर 2005 से ये हमारे देश में लागू हो गया है, ठीक है, बस इतना ही जानने की आपको जरूरत है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में लिंगानुपात से क्या तात्पर्य है? लिंगानुपात से क्या तात्पर्य है?
तो किसी समाज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच के अनुपात को ही हम लिंगानुपात कहते हैं। यह अनुपात स्थिर नहीं है, बल्कि जैविक, सामाजिक, तकनीकी, सांस्कृतिक और आर्थिक शक्तियों द्वारा इसको आकार दिया जाता है। यानी कि प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी 2011 की जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो तमिलनाडु है। बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि तमिलनाडु पवन ऊर्जा के उत्पादन में सबसे आगे है। चूंकि 1 नंबर का प्रश्न है तो आपको बहुत ज्यादा इसमें लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, जहां कुल उत्पादन 23.51% उत्पादन होता है कुल उत्पादन का। और इसके बाद बिहार में कुल उत्पादन का 17.02% होता है। इसके बाद बिहार का ही नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी और इसका मुख्यालय कोलकाता के निकट बेलूर में है। ठीक है। इसके बाद यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से, असहयोग आंदोलन पर प्रकाश डालिए। तो असहयोग आंदोलन के बारे में आपको लिखना था इसमें। तो देखिए, असहयोग आंदोलन शुरू किस वजह से हुआ था? ऑलरेडी अभी आपने देखा कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था महात्मा गांधी ने, और ये रोलेट एक्ट के विरोध में तथा जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण शुरू किया गया था। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी का निधन हो जाता है। इस क्रम में कांग्रेस द्वारा सितंबर 1920 में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसमें विधान परिषदों का बहिष्कार करने, विदेशी शासन के खिलाफ सीधी कार्रवाई करने एवं असहयोग तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया। यह अधिवेशन लाला लाजपत राय के नेतृत्व में संपन्न हुआ था और इस आंदोलन के दौरान बहिष्कार कार्यक्रमों में विदेशी कपड़ों का भी बहिष्कार किया गया, जो कि सर्वाधिक सफल रहा। लोगों ने विदेशी कपड़ों को पहनना छोड़ दिया। इस आंदोलन के दौरान खादी तथा चरखे के प्रचार ने खूब जोर पकड़ा। खादी राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बन गया, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने कपड़ों को जलाए जाने का विरोध किया। इस आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का भी नारा दिया था। और हम सभी को पता है कि असहयोग आंदोलन बंद क्यों हो गया? क्योंकि 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा या गोरखपुर में भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें कुल 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इसलिए गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को गुजरात के बारदौली में बैठक करके असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सीआर दास, सी राजगोपालाचारी आदि ने भी इस आंदोलन के वापस लिए जाने की आलोचना की। यानी कि ये लोग नहीं चाहते थे कि गांधी जी जो असहयोग आंदोलन इतना अच्छे से चल रहा था उसको वापस लें, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से ये जो पूरा का पूरा कांड हुआ चौरी चौरा, इसकी वजह से गांधी जी ने इसको वापस लेने का फैसला किया। क्वेश्चन नंबर 32 है, पंचशील से आप क्या समझते हैं? इसके प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन करिए। तो देखिए, पंचशील के सिद्धांत जो 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जो कि बार बार पूछता है। संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए आपसी गैर आक्रामकता, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप, समानता और पारस्परिक लाभ, और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पंचशील के 5 सिद्धांत हैं। देखिए, पहला है, प्रत्येक देश एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का परस्पर सम्मान करेंगे। यानी कि एक दूसरे की क्षेत्र का, एक दूसरे की भूमि का सम्मान करेंगे। दूसरा है, गैर आक्रमण का सिद्धांत अपनाया गया। इसके तहत तय किया गया कि कोई भी देश किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेगा। तीसरा है, समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देश एक दूसरे के आंतरिक मामले में किसी भी प्रकार का कोई दखल नहीं देंगे, कि हमारे घर में क्या हो रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप अपने से मतलब रखिए, ये चीज इसमें कही गई। इसके तहत तय किया गया कि सभी देश एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करेंगे। फिर है, इसके तहत कहा गया कि सभी देश शांति बनाए रखेंगे और एक दूसरे के अस्तित्व पर भी किसी प्रकार का संकट उत्पन्न नहीं करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, वनों से हमें क्या लाभ होता है? इस बताने की जरूरत नहीं है। वनों से भूमि की उर्वरता बढ़ती है, पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं नीचे गिरती हैं, खाद बनती हैं। मृदा अपरदन नहीं होता है, जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांध के रखती हैं। वातावरणीय प्रदूषण दूर रहता है, क्योंकि सारा का सारा जो वायु है उसको स्वच्छ करने का काम हमारे पेड़ ही करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। वृक्ष सुरक्षित रहते हैं, जानवरों के लिए चारागाह मिल जाता है, हमें ढेर सारी लकड़ियां मिलती हैं। जो हमारे घरों में आप देखिए बहुत सारे लकड़ी के ही सामान होते हैं, वो सब कहाँ से मिलते हैं? पेड़ों से ही मिलते हैं। रोजगार प्राप्ति, लघु उद्योगों में सहायक, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, और वनों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 34 है, मौसम से आप क्या समझते हैं? मौसम का संबंध हमारे वातावरण से रोजाना होने वाले बदलाव से है। भारत में गर्मी, सर्दी और बरसात को मुख्य ऋतु माना जाता है। मौसम किसी निश्चित स्थान पर दिए हुए समय की वायुमंडलीय स्थिति को कहते हैं। मौसम समय और स्थान के हिसाब से परिवर्तित होता रहता है। किसी स्थान विशेष की तात्कालिक घटनाएं जैसे ताप दाब, वायु वर्षा आदि मौसम कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में क्या अंतर है? तो देखिए, जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वो किसी भी मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं देते। सीमाएं निश्चित और परिभाषित होती हैं। किसी राष्ट्रीय उद्यान को अभ्यारण्य में पदावनत नहीं किया जा सकता है और आमतौर पर जनता के लिए ये खुले नहीं होते हैं। और अभ्यारण्य मानवीय गतिविधियों की अनुमति इसमें होती है। अभ्यारण्य की सीमाएं परिभाषित नहीं होती हैं। एक अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में उन्नत किया जा सकता है और आम जनता के लिए ये हमेशा खुला रहता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है? तो हम सभी को पता है कि पर्यावरण प्रदूषण मानवीय क्रियाकलापों के अपशिष्ट उत्पादों से मुक्त द्रव्य ऊर्जा का परिणाम है। प्रदूषण के अनेक प्रकार हैं, तो अनेक प्रकारों में देखिए, पहला है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण दुनिया भर के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। वायु प्रदूषण तब होता है जब खतरनाक कण, गैस और रसायन हवा में छोड़े जाते हैं, जैसे कि जो गाड़ी मोटर हैं उनसे निकलने वाले धुएं, जो फैक्ट्रियां हैं उनसे निकलने वाले कचरे, धुएं, ये सब क्या है, वायु प्रदूषण करते हैं। मृदा प्रदूषण मुख्यतः कृषि में अत्यधिक कीटनाशकों का प्रयोग इसी से होता है। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण किसी भी प्रकार के अनुप्रयोगी ध्वनियों को कहते हैं, जैसे कि मानव एवं जीवों को, जिससे कि मानव और जीवों को परेशानी होती हो। फिर जल प्रदूषण, जल प्रदूषण का मुख्य कारण जानवर, मनुष्य के द्वारा किए गए जैविक क्रियाओं और औद्योगिक क्रियाओं से होता है। जो औद्योगिक क्रियाएं या फिर जो बड़े बड़े उद्योग लगे होते हैं उनसे निकलने वाले जो कचरे होते हैं वो कहीं ना कहीं नदियों में जाते हैं, जिससे जल वहां का प्रदूषित होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, विविधता में एकता का क्या अभिप्राय है? तो विविधता में एकता का अभिप्राय यही है कि जो हमारा देश है इसमें बहुत विविधताएं हैं, बहुत सारे जाति, धर्म, समुदाय के लोग रहते हैं, सबकी अलग अलग त्योहार हैं, सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं। इतनी असमानताओं के बावजूद भी जो हमारा देश है वो अखंड है। तो हमारा देश एक विशाल देश है। यहाँ विभिन्न प्रांतों में विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं। अलग अलग प्रदेशों के लोग अलग अलग धर्म, रीति रिवाज का पालन करते हैं। रहन सहन, खान पान, नृत्य, संगीत, कला, भाषा, बोली आदि में भी अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। इतना आपको अंतर किसी भी देश में दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसके बावजूद भी सभी एक साथ मिलकर के सौहार्द पूर्वक रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों हमारा देश एक तरीके से विविधता में एकता का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, उत्तर प्रदेश की खनिज संपदा पर प्रकाश डालिए। तो भारत में होने वाले कुल खनिज उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग 3% है। खनिज सामान्यतः अयस्कों में पाए जाते हैं। खनिज संसाधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में खनिज संपन्न देशों में हिमालय श्रेणी के कुछ निचले भाग, विंध्य क्रम की सैलें और बुंदेलखंड क्षेत्र हैं। यहाँ पाए जाने वाले खनिजों में कोयला, सोना, चूना, पत्थर, जिप्सम, बॉक्साइट, डोलोमाइट, तांबा, संगमरमर, यूरेनियम आदि प्रमुख है। बेरोजगारी को परिभाषित करें और इसके उन्मूलन के लिए चलाई जा रही योजनाओं के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों। बेरोजगारी क्या है? तो जब कोई आदमी काम की तलाश में हो लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा हो तो ऐसे आदमी को बेरोजगार कहते हैं। और अगर बेरोजगारी की परिभाषा की बात करें तो आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, खासकर इस समय जो हमारे उत्तर प्रदेश की स्थिति है दोस्तों। हमारे डिलीट किए हुए हमारे भाई बहन पिछले 5 से 6 सालों से कितने सारे डिलीट के भाई बहन इसी हमारे ही राज्य में वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, लेकिन वैकेंसी अभी भी नहीं आ रही है। तो इस तरीके से दोस्तों अभी भी आपको पता है क्या स्थिति है हमारे उत्तर प्रदेश में, जो वैकेंसीज हैं वो आ ही नहीं रही हैं और हर साल टीचर्स रिटायर हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब कोई आदमी काम की तलाश में हो लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा हो तो ऐसे आदमी को बेरोजगार कहते हैं। केवल 15 से 59 आयु वर्ग के लोग को ही बेरोजगार की श्रेणी में हम रख सकते हैं। इसके कई कारण हैं, जैसे कि अधिक जनसंख्या, निम्न कौशल स्तर, नियोजन की विफलता, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, धीमी आर्थिक वृद्धि, विकास और पूंजी की कमी के कारण ये ऐसा होता है। तो बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए कौन कौन सी योजनाएं सरकार ने चलाई है? तो मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, जिसमें साल भर में कम से कम 100 दिन का रोजगार मिलता है गांव के लोगों को। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, फिर है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। क्वेश्चन नंबर 40 है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम यानी कि एमडीएम के बारे में या एमडीएम के उद्देश्यों के बारे में बताइए। तो पहला तो यही है कि सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाया जाए, क्योंकि बच्चे जब जब एमडीएम नहीं होता था स्कूलों में तो बच्चे घर खाना खाने चले जाते थे इंटरवल के टाइम में, और वो घर जाने के बाद फिर घर से वापस ही नहीं आते थे।
तो इसको देखते हुए सरकार ने स्कूल में ही खाना बनवाने का फैसला किया, स्कूल में ही एमडीएम बनवाने का फैसला किया। विशेषकर सूखा प्रभावित क्षेत्रों में प्रारंभिक स्तर पर पढ़ने वाले बच्चों को पोषण संबंधी सहायता देने के लिए भी योजना शुरू की गई। समाज के वंचित वर्ग के बच्चों को का स्कूलों में नामांकन बढ़ाना, भूख और कुपोषण को संबोधित करना और जातियों के बीच समाजीकरण में सुधार करना, कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ने वाले बच्चों को रोके रहना। तो ये सभी मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल जितने भी प्रश्न थे सारे के सारे बहुविकल्पीय, अतिलघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों को आपने देखा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको आठों विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे विषयों के राजन सीरीज पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप में। ऐप का नाम है अस्तित्व एकेडमी। अस्तित्व एकेडमी ये हमारे ऐप का नाम है, और ये हमारे ऐप का लोगो है। इस पर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मैं दे दूंगी, उस पर क्लिक करके आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी आपकी 4th सेमेस्टर की। दोस्तों समय कम है, तैयारी अच्छे से करिए। और अगर चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं इसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप हमारे सारे क्लासेस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों सारे विषयों के बहुविकल्पीय अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों को मैंने खत्म कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ जो आपके पवन सीरीज के अतिलघु उत्तरीय प्रश्न हैं उसमें कुछ पार्ट अभी बचे हुए हैं, दो से तीन पार्ट में पढ़ा चुकी हूँ। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न छूट गए थे जो कि मैं अब कंप्लीट करवा रही हूँ आपके सोशल साइंस के। तो आप जरूर देखिएगा, और अगर कहीं कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करिएगा। जय हिंद दोस्तों।